नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पौड़ी गढ़वाल के दौरे के दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जिस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाओं का भी जायजा लिया है, तो साथ ही साथ डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों से भी उनकी ओर से बातचीत की गई। आपको बताते चले कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अस्पताल में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया, तो वहीं अधिकारियों को त्वरित कदम उठाने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। इसके अलावा राज्यपाल ने जिला पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया है, जहां लाइब्रेरी के उद्घाटन से स्थानीय छात्रों और पाठकों को उच्च गुणवत्ता की साहित्यिक सामग्री तो वहीं अध्ययन की सुविधाओं का भी मौका मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, जहां आपको बताते चलें कि इस दौरान राज्य में रेल संपर्क तो वही सुदृढ़ बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका अनुरोध भी व्यक्त किया है। जहां जानकारी देते चले कि मंत्री को कुंभ 2027 की तैयारियों और उसे डिजिटल कुंभ के रूप में विकसित करने की दिशा में भी किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया, तो साथ ही साथ इसके लिए 143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता की मांग की गई। और इसके अतिरिक्त जानकारी देते चले कि हरिद्वार ऋषिकेश RRTS विस्तार और ऋषिकेश के कर्ण प्रयाग रेल प्रोजेक्ट का कार्य 2026 तक पूरा करने का अनुरोध भी किया गया। मंत्री से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में स्वीकृत करने, वहीं बागेश्वर कर्णप्रयाग परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू करने के साथ साथ अन्य रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की भी मांग की गई। कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग का आयोजन हुआ है और जिसमें कि कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। जानकारी देते चले कि कांग्रेस के मुख्यालय नई दिल्ली में कांग्रेस उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता की और इसके बाद नए सदस्यों को पार्टी में शामिल किया गया। जानकारी देते चले कि इस अवसर पर राजकुमार ठुकराल, लखन सिंह तो वहीं अनुज गुप्ता, तमाम नेतागण कांग्रेस के मौजूद रहे और जिन्होंने की सदस्यता ग्रहण की है। तो वही जानकारी यह भी देते चले कि रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रभारी ने इन नेताओं को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। तो वहीं इस मौके पर CWC सदस्य और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। आज सप्पल साहब हमारे इंचार्ज सब चीज़ों के, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी सेक्रेटरी AICC इंचार्ज उत्तराखंड, मेरे राइट में हैं हमारे CLP लीडर सीनियर नेता आर्या जी, यशपाल आर्या जी, साथ में हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं प्रीतम सिंह जी जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं उत्तराखंड के, साथ में हरक सिंह रावत जी जो कि हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ में बहर जी हैं हमारे बहुत सीनियर नेता, साथ में मनोज यादव जी हैं हमारे साथ सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तराखंड, और हमारे साथ हमारे साथी हैं जो आज ज्वाइन करेंगे, उनका मैं ब्रीफ में आपको परिचय देना चाहूँगी। श्री राजकुमार जी ठकराल हैं, 2 बार के MLA रहे भाजपा से और नगर पालिका चेयरमैन भी रहे हैं रुद्रपुर के।
नारायण पाल जी हैं सितारगंज से, 2 बार बीएसपी एमएलए रहे हैं। श्री भीमलाल जी आर्या घनसाली से बीजेपी एमएलए रहे ज़रूर 2012 से 17, लेकिन 16 के बाद इनकी पूरी सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को रही है। श्री गौरव गोयल जी हैं रुड़की से, मेयर रह चुके हैं। श्री लखन सिंह जी हैं भीमताल से, ये और इनकी पत्नी दोनों ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और जिला परिषद मेंबर भी, और आज के दिन भी इनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं। श्री अनुज गुप्ता जी हैं मसूरी से, और ये नगर पालिका चेयरमैन मसूरी के हैं, रह चुके हैं। तो साथियों, हमें बहुत खुशी है कि ये साथी आज हमारी पार्टी में हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में पूरी तरह से समर्पित होते हुए बिना किसी कंडीशन के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में आज के दिन क्या परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। लोगों में भाजपा सरकार के प्रति इतना अविश्वास फैल चुका है कि जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बार बार सामने आती हैं, बड़े बड़े कांड सामने आते हैं। भी लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और जिनको पता है कि जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है किस तरीके से जनता के हितों का हनन कर रही है, वो लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं जो लोग कांग्रेस में आज आए हैं और जो आने वाले वक्त में आएंगे। ये एक शुरुआत है और भाजपा के लिए एक सबक है कि उनकी रीति नीतियों से, उनके जो झूठे दावे थे, खोखले विकास की बातें थे, उनसे उन्हीं की पार्टी के लोग इतने त्रस्त हो गए कि वो आज वो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो जनता के हितों के लिए बात करती है और जो संविधान की रक्षा कर सकती, लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कर सकती। और आने वाले टाइम में बहुत लोग अभी और कांग्रेस में आएंगे। ये एक छोटी सी शुरुआत है और जो लोग इस देश का, इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का हित चाहते हैं वो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना, और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रैल के पहले सप्ताह या फिर 13 अप्रैल के आसपास देहरादून दौरा होने की प्रबल संभावना को जताया जा रहा है, जिसमें कि वे करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस एक्सप्रेसवे के चलते दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय करीब 2.5 घंटे तक घट जाएगा, और जिससे कि यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं इस बार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा राज्य में विकास योजना की सौगात को देते हैं। तो वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, आप सुनिए। मंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड की जनता बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री जी की प्रतिज्ञा में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह उत्तराखंड वासियों पर समय समय पर बरसता रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश के प्रति उनका विशेष लगाव और देश के प्रथम राज्य की प्रगति में उनका सहयोग और उनकी दूरदृष्टिता से आज उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। और एक
प्रगतिशील राज्य और पूर्ण विकसित राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री भी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने में दिन रात लगे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत जल्द ही उत्तराखंड में दौरा होगा। समस्त उत्तराखंड की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने अगाध प्रेम और अटूट विश्वास का प्रदर्शन किस रूप में करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में स्वागत है। आप आएं और उत्तराखंड वासियों को आपके स्नेह से रूबरू होने का मौका मिले। दुनिया में हो रहा है त्राहिमाम त्राहिमाम, और प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होने वाली है, और उसकी तरफ ध्यान देने के बजाय चले आ रहे हैं वो उत्तराखंड, बार बार आ रहे हैं। उनका स्वागत है, अतिथि देवो भव तो हमारी संस्कृति है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि अंकिता भंडारी के मुद्दे पर क्या वो कुछ कहेंगे। जो पेपर लीक हुए उसमें सीबीआई जांच की संस्तुति हुई, सीबीआई जांच है कहाँ? उसी तरह से अट्टू गट्टू बट्टू चल रहा है इनके यहाँ, और इनके नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को माल बताते हैं, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी अपने ही नेताओं को ये बात कह रहे हैं। तो आज सवाल ये है कि जब आ रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी, तो उनसे कुछ सवाल है हमारी जनता के, और उन सवालों के जवाब वो दे दे तो बहुत ही। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां जशपुर के नगर पालिका में आज क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बोर्ड बैठक आयोजित की गई, और जहां बैठक में क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई है, और जहां बजट को लेकर सभासदों से बातचीत की गई। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि नगर पालिका के अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने इस पर जानकारी दी है कि बैठक में सबसे पहला प्रस्ताव बजट को लेकर था, जहाँ 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया गया है, और इसके अलावा यह तय बाजारी का ठेका भी बोर्ड बैठक में लाया गया है, और जिसे कि अगले महीने नीलामी के लिए रखा जाएगा। तो वहीं आपको जानकारी यह भी देते चले कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन को भी पास किया गया है। अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा लगातार जारी है, और जिनके की धरातल पर अगले महीने से क्रियान्वयन की योजना भी बनाई जाएगी। आज हमारी बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले प्रस्ताव हमारा बजट को लेकर। बजट में हमने 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया है। इसके अलावा एक हमारा जो जसपुर में तय बाजारी का ठेका जो नगर पालिका खुद उगाती थी, उसे भी हम बोर्ड मीटिंग में लाए हैं। उसका अगले महीने हम तय बाजारी का ठेका करेंगे। उसके अलावा जो हमारे ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन थे वो 31 तारीख में ख़त्म हो रहे थे। एक बोर्ड मीटिंग में उसे पास करा हमने, और जो उसके और भी 2-3 मुद्दे थे उन्हें भी पास करा हमने बोर्ड मीटिंग में। सबसे अहम मुद्दा जो था हमारा बजट को लेकर था। 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास करा हमने। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को करते हुए हरिद्वार के रोड पर स्थित होटल नवरंग में छापेमारी की, और जहां एक जुआ पार्टी का भंडाफोड़ किया गया है। तो वहीं पुलिस ने होटल से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और जहां मौके से भारी मात्रा में कैसीनो क्वाइट, तो वहीं आपको बताते चले कि नकदी, ताश की गड्डियां और शराब की बोतलें भी बरामद की गई। इस छापेमारी के बाद होटल को सील कर दिया गया, जबकि होटल मालिक भी फरार बताया जा रहा है। और इसके अलावा मामले में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है, जहां आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। इसको सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी IDPL और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। कल देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें
हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती पर भ्रष्टाचार और अवैध धन उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। जहां आपको बताते चले कि प्राइड फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों ने उनकी सस्पेंशन और आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की। तो वहीं जानकारी देते चले कि प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कंपनी के प्रतिनिधि रमेश मेंठानी तो वहीं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैश खुराना ने आरोप लगाया है कि दवा निर्माण लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद उन्हें शिवालिक नगर स्थित कार्यालय पर बुलाया गया और जहां दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं और इसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए 15,000 रुपए की मांग की गई और जिसमें कि 10,000 रुपए एक खाते में जमा किए गए हैं और बाकी राशि की भी मांग की जा रही है। जहां आपको बताते चले कि आरोप यह भी है कि लाइसेंस की प्रक्रिया के दौरान बार-बार पैसे वसूले गए हैं। अब खबर कानपुर पुलिस ने जहां चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बताते चले कि पुलिस ने एक आरोपी के पास से 3 देसी कट्टे, 315 बोर तो वहीं एक देसी तमंचा के साथ 12 बोर और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जहां इस बारे में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। जहां एसपी के अनुसार कानपुर पुलिस ने टीम की ओर से सघन चेकिंग की गई थी और जहां 2 बाइक सवारों को देखा गया तो वहीं जो पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगे। पुलिस ने बैरियर लगाकर एक आरोपी को धर पकड़ा तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी से अवैध असलहा बरामद किया गया है और जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाशी लगातार जारी है। उस समय से हरिद्वार जनपद में कई जगह अवैध शस्त्रों से फायरिंग की सूचना थी, तो इसमें एक स्पेसिफिक टीम बनाई गई थी जिसमें इंस्पेक्टर खानपुर, एसओ पत्री और उनके साथ काफ़ी लोग थे। तो 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो अवैध तमंचे के साथ पकड़ा गया था थाना पत्री में, उसने ये इनपुट दिया कि वो ये अवैध शस्त्र जो है खानपुर क्षेत्र के रहने वाले शमशेर से लेके आया है, जो मेरे जैसे कई लोगों को ये शस्त्र देता है और यूपी से कहीं से लाता और कार्टिज खुद बनाता है। तो एक सघनता से चेकिंग के अभियान के निर्देश थे। तो इंस्पेक्टर खानपुर के नेतृत्व में कल एक टीम पुरकाजी बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी। तो वहाँ पर एक बाइक जो संदिग्ध अवस्था में आती हुई और उसकी एक्टिविटी इनको प्रतीत हुई, रोकने को कहा। तो उसमें जो चालक था वो बाइक छोड़ के भाग गया और जो दूसरा व्यक्ति उस बाइक में बैठा था उसको सख्ती से पूछताछ करी, उसकी जामा चेकिंग की गई। तो उसमें उसके बैग से 4 अवैध शस्त्र और करीब 40 कार्टिज हमको मिले हैं और उसका ये कहना था कि मैं अपने दवाई के नाम पर वो मुजफ्फरनगर जाता है और वहाँ कई सारे लोग हैं जो उसके संपर्क में हैं, जो हमारी पड़ताल का विषय है, उनसे मिलकर इन शस्त्रों को खरीदता है। सर, कुछ समय पहले कुछ छात्रों में भी हवाफाई की, बस वही इसीलिए थोड़ा सीरियस कंसर्न था कि युवा पीढ़ी इस तरफ भाग रही थी। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टीम जो बनाई थी तो उसने एक अच्छा रिजल्ट हमको दिया है। तो और इस चेन में कितने लोग हैं, क्योंकि एक तो नेम्ड अभियुक्त भी हमारा फरार है, बाकी और जितने लोग हैं उस पर हम। अब खबर रामनगर से है, जहां स्थित कॉर्बेट रायगढ़ रिजर्व में जिप्सियों के प्रवेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। नए स्थायी परमिट धारकों के लिए 1 अप्रैल से लॉटरी सिस्टम के जरिए चयन प्रक्रिया को तय किया गया है, क्योंकि सीटों से ज्यादा आवेदन आए हैं। जहां आपको बताते चले कि कॉर्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा ने इस पर जानकारी दी है कि ओपन कैटेगरी और ईडीसी की श्रेणी में लॉटरी से चयन किया जाएगा और जहां कुछ आवेदकों ने ईडीसी में अनुभव के आधार पर ही प्राथमिकता देने की मांग की थी, लेकिन यह प्रक्रिया 2024 के गाइडलाइंस के अनुसार ही होगी। देखिए, हमारे जो टोटल अभी रजिस्ट्रेशन होने हैं उसमें जो हमारे वैलिड पाए गए हैं सारी ओपन कैटेगरी ईडीसी, वो हमने सारे इन कर लिए हैं जो वैलिड था। अब उसके बाद भी जो हमारे आवेदन आए हैं वो ज़्यादा आए हैं जितनी हमारे पास सीमा थी। तो अभी हमारे पास ओपन कैटेगरी में 43 सीट्स के अगेंस्ट 64 जो आवेदन है उनके अगेंस्ट लॉटरी हमें करनी पड़ेगी 43 सीट्स के लिए। और ईडीसी की बात करें तो ईडीसी में ऐसे 66 जो हैं रजिस्ट्रेशंस आए हैं और उसमें 50 सीट्स के अगेंस्ट 66 लोगों की लॉटरी होगी।
नहीं, वो लोग इसी उसमें आए थे कि ईडीसी के अंदर भी एक जैसे ओपन कैटेगरी में हमारा वो होता है कि 5 साल वालों को एक प्रायोरिटी दी जाती है, 8 साल वालों को दी जाती है, उसी तरीके से ईडीसी में भी किया जाए। बट हमारा जो भी गाइडलाइंस हैं उसमें ईडीसी के अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग एक मीटिंग थी कि भाई आप जो एक आवेदन है अपना दे सकते हैं और हम आपकी बात जो है आगे तक पहुंचा देंगे इस चीज़ में। बट प्रेजेंटली 2024 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हमको लॉटरी करनी पड़ेगी अभी 1 तारीख को, जिसकी हमने डेट निर्धारित। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।